ये गठिया जो है हर मौसम में बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन अक्सर ये ठंड के मौसम में या जब कभी आप ठंडा पानी पीते हैं या ठंडा पानी में नहा लेते हैं तो उसके 1-2 दिन के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और हर जोड़ में दर्द होना शुरू होता है, स्पेशली सुबह सुबह। तो इस पर ध्यान देना है, ठंड से बचना है और जो डॉक्टरी जो भी सलाह है उसको फॉलो करना अच्छा, है। तो क्या लगता है ये गठिया नाम के जो प्रॉब्लम है ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो जो व्यक्ति दिन रात एसी में रहते हैं, दिन रात ठंडा ही पसंद करते हैं, एसी को 16 डिग्री या 20 डिग्री पर चलाते हैं, उनमें ये समस्या पनपने की संभावना ज़्यादा है। वयस्क में गठिया होता है उसमें मेल फीमेल में बहुत का फ़र्क नहीं है। फ़र्क है जो बुढ़ापे में होता है जो उसमें क्या होता है कि आपने ये बहुत सही बताया कि मेनोपॉज के बाद जब जो मंथली ब्लीडिंग है वो अगर जिस समय बंद हो जाता है उसके बाद ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। मिलिए डॉक्टर साहब से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद शंकर जो IGIMS में ऑर्थोपेडिक हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। हम इनसे आज कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि आजकल जो है जोड़ों के दर्द की समस्या का आम सी बात हो गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जोड़ों का दर्द हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कई एज ग्रुप के लोग हैं। बूढ़ों में जोड़ों का दर्द कुछ अलग तरीके से होता है, जवान में या वयस्क लोगों में जोड़ों का दर्द या मल्टीपल जोड़ों का दर्द अलग तरीके से होता है। बच्चों में भी इस तरह का जोड़ों का दर्द देखा गया है और इसका भी अलग तरीके से इलाज और अलग तरीके से इसका उपाय होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बूढ़ों में जो जोड़ों का दर्द होता है या ज़्यादा उम्र होने के बाद जो जोड़ों का दर्द होता है, स्पेशली घुटनों में। घुटनों में जो दर्द होता है इसको लोग आम बोलचाल में गठिया बोलते हैं। एक्चुअली में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ घुटने में ही होता है, बाकी और जोड़ों में जो अफेक्ट होता है बहुत कम होता है। तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इनिशियल स्टेज में दवाइयाँ, एक्सरसाइज और गर्म पानी से सेकना, मलहम, इनसे जब तक काम चलता है काम चलाते हैं। जैसे जैसे ये एडवांस करता है, जैसे जैसे इसमें जोड़ और ख़राब होता जाता है, तो उस हिसाब से हमें देखते हैं कि हमारे पास फिर ऑपरेशन के अलावा फिर दूसरा उपाय नहीं बचता है। ऑपरेशन में 2 मेन उपाय रहता है। एक जिसमें कि यूजुअली पैर टेढ़ा होने पर फिर पैर का सीधा किया जाता है। दूसरा कि जिसमें कि जोड़ को बदल दिया जाता है। तो जोड़ बदलने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये तुरंत दर्द गायब हो जाता है, पैर भी सीधा हो जाता है और आदमी अगले दिन से चलना लगता है। जो पहले जो ऑपरेशन बताया जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जोड़ को सीधा किया जाता है, उसका ये फ़ायदा है कि एक छोटा ऑपरेशन है और हमारा ओरिजिनल जोड़ बचा रहता है। तो चुको मुको बैठना या फिर पालते मार के बैठना ये इसमें संभव हो पाता है। तो ये था बढ़ती उम्र के साथ जो घुटने में दर्द होता है उसके बारे में। दूसरा जो असली गठिया है जिसमें कि हर जोड़ में दर्द होता है, स्पेशली हाथ की उंगलियों में, कमर में और शरीर के सारे बड़े जोड़ों में। ये 2 प्रकार का मेनली होता है जिसमें कि हम लोग हड्डी के सारे डॉक्टर्स 2 प्रकार के जोड़ों का इलाज करते हैं। 2 तरह के आर्थराइटिस का इलाज करते हैं। इसमें एक को नाम दिया गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और दूसरे का नाम दिया गया है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसमें कि सबसे पहले हाथ की उंगलियों में, पैर की उंगलियों में और फिर बड़े बड़े जोड़ों में असर करता है और लास्ट में ही जा करके स्पाइन में असर करता है। इस गठिया का खास बात क्या है कि जैसे जैसे एडवांस करता है ये हड्डियों का हर जोड़ को में सूजन आती है, टेढ़ा करता है और इसका दर्द सुबह सुबह जब आप उठते हैं उस टाइम सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका भी इलाज संपूर्ण रूप से अभी तक कहीं किसी पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई नई दवाइयों से, कई कुछ इंजेक्शंस के इसका इलाज आज के ज़माने में इस बीमारी को बहुत ही अच्छी तरीके से दबा दिया जाता है, जोड़ों को विकृत होने से रोक दिया जाता है। अच्छा, इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है जिन्हें लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? अक्सर गांव के लोग ज़्यादातर इसको नज़रअंदाज करते हैं। जैसा कि मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा कि इसका जो शुरुआती लक्षण है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं उस टाइम आपके हाथ में, पैर में काफ़ी अकड़न रहेगी, हर जोड़ जोड़ में दर्द रहेगा। जैसे जैसे आप काम करना शुरू करेंगे ये दर्द धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ठंड के मौसम में ये अक्सर बढ़ता है, ज़रूरी नहीं है कि बढ़े लेकिन बढ़ जाता है। ठंडा पानी पीने से या कुछ भी फ्रिज का सामान खाने से ये चीज़ अक्सर बढ़ता ही बढ़ता है। तो इस समय आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए, इससे पहले कि ये समस्या आगे बढ़े, आपके जोड़ को खराब करे। अपने चिकित्सक से मिलिए और उसका संपूर्ण इलाज कराइए ताकि
आपकी हड्डियां बची रहें, जोड़ बचे रहें। तो क्या ये मौसम का मतलब जोड़ों के भी दर्द मतलब जैसे मौसम चेंज होता है तो ये जो दर्द होता है ये मौसम के हिसाब से भी बदलता है? बदल सकता है, जरूरी नहीं है कि हर जो ये गठिया जो है हर मौसम में बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन अक्सर ये ठंड के मौसम में या जब कभी आप ठंडा पानी पीते हैं या ठंडा पानी में नहा लेते हैं तो उसके 1-2 दिन के बाद ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और हर जोड़ में दर्द होना शुरू होता है, स्पेशली सुबह सुबह। तो इस पर ध्यान देना है, ठंड से बचना है और जो डॉक्टर जो भी सलाह है उसको फॉलो करना अच्छा, है। तो क्या लगता है सर, दर्द में क्या सर्जरी ही ज़रूरी है या फिर दवाइयाँ या फिर लाइफ स्टाइल से भी हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर ये देखा गया है कि ठंडे प्रदेश में ये गठिया नाम के जो प्रॉब्लम है ये ठंडे प्रदेश में ज़्यादा होता है। तो जो व्यक्ति दिन रात एसी में रहते हैं, दिन रात ठंडा ही पसंद करते हैं, एसी को 16 डिग्री या 20 डिग्री पर चलाते हैं, उनमें ये समस्या पनपने की संभावना ज़्यादा है। तो उनको पहले इस चीज़ से बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम एसी कम से कम चलाएं, कम से कम इसका इस्तेमाल करें और उससे बचे रहें। जब भी ये जोड़ का दर्द हो, लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़े, एक्सरसाइज ज़रूर करिए, गर्म चीज़ों का सेवन करिए और अपने आप को गर्म रखिए। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे कि आप अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं और इन जोड़ों के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं या इन जोड़ों के दर्द को काफ़ी हद तक इतना कंट्रोल करके रख सकते हैं कि आपको दवाइयों का सेवन ना करना पड़े। तो लास्ट में जब इन सब चीज़ों से कंट्रोल ना हो तो दवाइयाँ ही काम आती हैं और इन दवाइयों के खाने के बाद भी जब आपकी हड्डी में या जोड़ में विकृति आ जाए, टेढ़ापन आ जाए, तभी सर्जरी का रोल है। इससे पहले सर्जरी का रोल बहुत ही कम है और बहुत ही एकदम से कम है, जिसमें कि फालतू सर्जरी बिल्कुल नहीं की जा सकती अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आपका जोड़ टेढ़ा ना हो जाए या जोड़ का ऐसा कुछ हो जाए कि पूरा सीधा ना हो रहा हो, पूरा मुड़ नहीं रहा हो, तब फिर ये सर्जरी की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने एसी का जिक्र किया तो मैं इस पर ये सवाल लेना चाहूँगी कि जैसे एसी में बैठने से हड्डी में प्रॉब्लम आती है या जिसको पहले से इस तरह की प्रॉब्लम है गठिया की या फिर जोड़ों की दर्द की, उनके लिए ये प्रॉब्लम है? ये भी अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली पहले से जिनको प्रॉब्लम है उनकी समस्या बढ़ जाती है, जिनको ये समस्या नहीं है उनको ये समस्या आने की संभावना बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो शुरू से लेकर अंत तक या जीवन के पूरे अंत तक एसी में रहें उनको ये समस्या हो, लेकिन संभावना हमेशा बढ़ी रहती है। ऐसा देखा गया, विभिन्न स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग गर्म प्रदेश में हैं उसमें समस्या नहीं के बराबर है और जो लोग ठंडे प्रदेश में हैं उनको ये ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ से हमें अभी भी लाइफस्टाइल में हमें इस चीज़ का सुधार कर लेना चाहिए कि एसी को हम लोग 24 डिग्री से नीचे ना करें, 24 डिग्री पर कोशिश करें कि इस पर हमारा काम चल जाए। अक्सर जो है हड्डी से रिलेटेड जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, लोग कहते भी ऐसे हैं कि 30 की उम्र के बाद जो है महिलाओं की हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे में मतलब उनको किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? और गठिया की प्रॉब्लम भी ज़्यादातर जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है पुरुषों के मुकाबले। ऐसा नहीं है, गठिया की समस्या दोनों में है और जो वयस्क में गठिया होता है उसमें मेल फीमेल में बहुत का फर्क नहीं है। फर्क है जो बुढ़ापे में होता है, जो उसमें क्या होता है कि आपने ये बहुत सही बताया कि मेनोपॉज के बाद जब जो मंथली ब्लीडिंग है वो अगर जिस समय बंद हो जाता है उसके बाद ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर में कुछ इस तरह का बदलाव आता है कि जिस समय शरीर से कैल्शियम का लॉस पुरुषों के मुकाबले, सेम एज के पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों में 10 गुना ज़्यादा होता है, जो कि किताब में, जो कि हर शोध में सिद्ध किया जा चुका है। तो उस समय स्पेशली फीमेल्स को ये ध्यान में देने का है कि कैल्शियम से युक्त चीज़ें ज़्यादा सेवन करें, धूप में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, अगर नहीं रह सकते हैं तो विटामिन डी का सेवन नियमित रूप से करें और एक्सरसाइज करें। हड्डियों में भी फिजिक्स का बहुत अच्छा रोल है। फिजिक्स का कहना है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो चीज़ मजबूत होती है। हड्डियाँ भी वैसी हैं, अगर हड्डियों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो हड्डियाँ अपने आप मजबूत होंगी। हड्डियों को ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आती है कि जब हम पूरे शरीर के हड्डी ही नहीं, मसल्स को भी बात समझ में आती है कि अगर हमारा इस्तेमाल होना है तो हम मजबूत होंगे, अगर हमारा इस्तेमाल नहीं होना है तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो कांस्टेंट एक्सरसाइज, योगा
तरह तरह के व्यायाम से अपने शरीर को मजबूत रखें, वो हड्डियों को मजबूत रखेगा और ये बुढ़ापे से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ तो है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो वर्किंग ज़्यादा पसंद करती हैं घर में रहने के बजाय, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन रखे, अपने हड्डियों को मजबूत रखे? वर्किंग लेडीज जो ऑलरेडी 40-45 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी हैं, उनके लिए भी वही चीज़ है, क्योंकि बायोलॉजी सबके लिए सेम है। जी। आपको उस बायोलॉजी में फिजिक्स को ऐड करना है। तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, ज़्यादा एक्टिविटी में आपने जितना रहेंगे, या घर का एक्टिविटी हो, बाहर का एक्टिविटी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपका शरीर उसी समय उसी आपका दिमाग जो उसी हिसाब से रीड करता है कि नहीं, इनको इनके शरीर की ज़रूरत ज़्यादा है, तो इनको इस चीज़ का पोषण ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उसी हिसाब से पेट से उस चीज़ का ऑब्जर्प्शन ज़्यादा होता है। खाने में जैसे अक्सर ये होता है कि खाने की चीज़ें हमने ली, हम समझते हैं कि सारा चीज़ ऑब्जॉर्ब हो गया। नहीं, शरीर को जितना ज़रूरत है वो उतना ही खाने से लेता है, बाकी सारा चीज़ वो फेंक देता है बाहर। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरत अब बढ़ाइएगा तो पेट अपने आप उस ज़रूरत को पूरा करेगा और वो आपका शरीर को स्वस्थ रखेगा। अच्छा ना, IGIMS में इस बीमारी के लिए कौन कौन सी नई तकनीकें अपनाई गई हैं या अभी उपलब्ध हैं? खास IGMS में कोई इसके ऐसा वैसा कोई टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से कि हम इसमें कुछ ज़्यादा सुधार कर सकें, लेकिन नई नई दवाइयाँ, नए नए इंजेक्शन जो कुछ इस तरह से हैं कि जिनको एक बार 2 बार लिया गया तो काफ़ी लंबे समय तक इन बीमारियों से बिना किसी टैबलेट के निजात पाया जा सकता है। IGMS में इसके लिए हम और भी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ काफ़ी महंगी आती हैं। तो सरकार से और ये IGMS के डायरेक्टर से हम IGMS में हमें चिट्ठी लिखा है कि भाई इस चीज़ों को कुछ इस रेट पे लाया जाए कि ये आम लोगों को अवेलेबल हो। यूजुअली एक इंजेक्शन का कॉस्ट 8,000-9,000 इस तरह से होता है, और वो कम से कम हर 15-15 दिन पे लेना होता है, 10-12 इंजेक्शन मिनिमम लेना होता है। तो अगर उसका कॉस्ट जब तक गिरेगा नहीं तो आम लोग या गरीब लोग जो इसकी पहुंच से दूर हैं, उनके पहुंच के अच्छा, नजदीक करना होगा। आम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, अक्सर लोगों की हड्डियों से आवाज़ आती है कट कट करके, जब कोई चलता है या कुछ बात कर रहा है, तो इस तरह की आवाज़ आम समस्या बन चुकी है। मैंने भी आसपास में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो आजकल की दौड़ भाग की दुनिया है जिसमें कि लोग समय पर खाना, समय पर व्यायाम करना या व्यायाम करना, समय पर ढंग से पानी पीना या शुद्ध पानी पीना, ये सारा चीज़ मुश्किल हो गया है। शरीर इसी के अभाव में शरीर ने अपना जो प्रतिक्रिया दिखाता वो इसी तरह से दिखाता तो है। ये कमज़ोर होने की निशानी है एक तरह से हड्डी की। कह सकते हैं हड्डी नहीं, मतलब हड्डी के अलावा भी कई सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो इन टिश्यूज में कुछ इस तरह की समस्या आ जाती है जिस वजह से चलने पर ये अक्सर ये हड्डी के आसपास रगड़ खाते हैं और वो आवाज़ आती है। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो हमें उस टिश्यू को समुचित रूप से पानी, समुचित रूप से पोषण और समुचित रूप से एक्सरसाइज या लोड देने की ज़रूरत है, जिस वजह से वो अपनी जगह पर रहें। हमें ये बार बार टेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है कि जब जाके देखें कौन सा बचता है, नहीं तो वो नुकसान करता है। अच्छा, क्या वजन बढ़ने से भी जोड़ों की समस्या बढ़ती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये चीज़ देखा गया है कि आजकल के घरेलू महिलाओं का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो भी लोग एक्टिविटी नहीं करते हैं उनका भी वजन बढ़ता जाता है। जो लोग जंक फूड या बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं स्पेशली, उनमें भी बढ़ता जा रहा है। तो ये वजन मिला जुला करके आपका लोड घुटनों पर देता है, और घुटना का लोड लेने का एक खास क्षमता है। उस क्षमता से बाहर जाने पर घुटना खराब होगा और उस जोड़ पर जरूर असर पड़ेगा। अच्छा, एक और मेरा यहाँ पर सवाल है कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव करें ताकि जोड़ों की जो बीमारी है उससे बच सके, तो कौन सी ऐसी मतलब बदलाव करें जिससे जो दर्द है, मतलब हड्डी की जो दर्द है या फिर हड्डी से जो भी प्रॉब्लम है उनसे बचा जा सके? कौन कौन सी चीज़ें ऐसे करें वो? इस सवाल का जवाब काफ़ी बृहत होगा, लेकिन शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि हर जो जोड़ का दर्द है, उस जोड़ को दर्द को पहले अपने डॉक्टर से समझिए। उनके अनुसार उन्हें क्या क्या जीवन में बदलाव चाहिए, उसी खास दर्द के हिसाब से बदलाव लाना पड़ेगा। बुढ़ापे में अलग चाहिए, गठिया में जिसमें कि हर जोड़ में दर्द है उसके लिए अलग बदलाव चाहिए, बच्चों में अलग बदलाव चाहिए, जो कामकाजी हैं जिनको डेली बहुत देर देर तक सिर्फ बैठे रहना है उनको अलग तरह से बदलाव चाहिए। कुछ खास एक्सरसाइज हैं जो ये समझ के बताया जाता है कि आपको जोड़ का दर्द किस कारण से है, तो उसी कारण के हिसाब से उनको एक्सरसाइज का तरीका बताया जाता है ताकि वो ये समझ सकें कि
हमें यही एक्सरसाइज करना है, दूसरा नहीं करना है, नहीं तो इस वजह से ये हो जाए कि गलत एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर साहब से ये जरूर समझें कि हमें किस तरह की एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो खास एक्सरसाइज करने से आपके जोड़ का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी चीज़ों में आराम मिल सकता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के। अच्छा, कौन सा दर्द है जिसको सामान्य नहीं मानना चाहिए, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए हड्डी में? वैसे सारे दर्द जो आपके रोजमर्रा के कार्य में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जी। जिनकी वजह से आपको चलने में मुश्किल आ रही है, जिनकी वजह से आपको डेली काम करने में मुश्किल आ रही है, उस दर्द को लेकर के अपने डॉक्टर के पास जरूर सलाह लें और उसका समुचित इलाज कराएं। नहीं तो ये दर्द ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे आगे चलकर आपके हड्डियों में विकार पैदा करते हैं। ग्रामीण वर्ग के जो लोग होते हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, फीस बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोग इलाज कराने से भी डरते हैं। बिल्कुल सही सवाल है। भारत सरकार, बिहार सरकार और कई अन्य राज्यों में सभी सरकारों ने अपने अपने स्तर पर इसका पूरा इंतजाम करने का कोशिश किया है। दिक्कत आती है कि लोग उस चीज़ का लाभ उठा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती या जानकारी देने वालों का अभाव है। और जानकारी होने के बाद भी ये सरकारी ये समझते हैं कि इन सरकारी कागजों में कौन पड़ेगा, तो मैं चुपचाप घर में बैठा रहूं। तो ये नहीं करना है। इसमें समुचित रूप से हमें इन योजनाओं का लाभ लेना है, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या मुख्यमंत्री राहत कोष योजना हो। इन सभी चीज़ों में ऑलमोस्ट सभी तरह की बीमारियों के लिए, सभी तरह के इलाज के लिए काफ़ी समुचित राशि का उपाय किया गया है। उसका लाभ उठाइए और अपना इलाज जरूर कराइए। सरकारी कागज़ को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी लोग बैठे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं। उस चीज़ का लाभ जरूर उठाइए। अच्छा, आने वाले समय में इन क्षेत्रों में क्या कोई नया बदलाव देखने को मिल सकता है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अक्सर हम कई जगहों पर सम्मेलन करते हैं और दूसरों ने क्या किया, किसी एक व्यक्ति ने कुछ खास किया, तो इसका कोई अंत नहीं है कि हम इसमें क्या विकास कर सकते हैं। लेकिन हर वो नया विकास जो ये दिखाता है कि कितने कम समय में, कितने कम पैसे में और कितने अच्छे तरीके से एक खास बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी हम लोग इस सम्मेलन में लेते रहते हैं और हमेशा नित्य नए चीज़ों का प्रयोग होते रहता है और इसका इफेक्ट देखा गया है कि मरीजों को जल्दी से जल्दी अच्छा इलाज मिल पाता है। अच्छा, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि हड्डी से जुड़े क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनके इलाज के लिए लोग जो है परेशान रहते हैं, तो जाते जाते हमारे व्यूवर्स को आप ये भी बता दीजिए कि उनको क्या अपने लाइफ में चेंज करना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी रखनी चाहिए जिससे हड्डी जो है उनकी मजबूत रहे, अच्छी रहे। आजकल ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। आजकल के ये बच्चे जो लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, उनके पास ये देखा गया अक्सर कि उनको खेलने कूदने की समय नहीं है, खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है, और खेलने कूदने के लिए जगह है तो वो सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहला ये अब सभी लोगों से ये रहेगा अपील कि कुछ वैसे जगहों को ढूंढें या कुछ वैसा उपाय करें जिसमें कि कम से कम बच्चों को खेलने का उपाय हो, जिसमें कुछ पार्क वगैरह हो, जिसमें कि बूढ़े बच्चे सभी लोग एक साथ बैठें, खेलें, बात करें, एक दूसरे से समझें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्वस्थ खाना खाएं, जंक फूड से दूर रहें। जितना जंक फूड से दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बच्चे खाते कम है तो उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, तो उसका उपाय घर में रहे। ये ना हो कि भाई मेड खिला देगी, ये खिला देगी, नहीं, आपको खुद ध्यान देना है क्योंकि बच्चे आपके हैं, अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका फ्यूचर स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम बातों का जवाब देने के लिए। तो लोगों की परेशानियां जो होती है वो हड्डी से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो डॉक्टर आनंद शंकर जो हैं, इन्होंने सारी बातें जो है बहुत अच्छे से क्लियर से समझाई कि हमारे लाइफ स्टाइल में क्या चेंज होना चाहिए जिससे हमारी हड्डी जो है वो मजबूत रह सकती है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मंथन टुडे का।